तो यार बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। अब हुआ क्या है कि अपने ही देश में 1991 में हम लोग लेकर के आए थे लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? LPG बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि दुनिया में हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुलना स्टार्ट हो गई। और कई देश थे जहां पर इस तरह के रिफॉर्म्स हमसे पहले भी हो गए थे, कुछ देश थे जिन्होंने हमसे बाद में किए, लेकिन ओवरऑल ऐसा होना स्टार्ट हो गया। आज अपने यहाँ पर जब से वो चीन की घटना हुई है, हमारे देश के सैनिकों को उन्होंने इतनी बेरहमी से और चोरी छिप करके कायरों की तरह मारा, उसके बाद से अपने देश में चीन के सामान की विरोध की आवाज उठना स्टार्ट हो गई है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें, जैसे मेरा मोबाइल है, अभी ये भी चीन का मोबाइल है, चीन की बनाई हुई कंपनी का, लेकिन आगे से मैंने भविष्य में सोचा हुआ कि मैं अब चीन से मोबाइल नहीं खरीदूंगा, मैं सोनी का खरीद लूंगा, ठीक है, जापानीज कंपनी का ले लूंगा, सैमसंग का ले लूंगा, कोरियन कंपनी का, या फिर एप्पल ले लूंगा, भले ही बहुत महंगा है, पैसे जोड़ करके अमेरिकन कंपनी का, लेकिन चाइना से मोबाइल मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन से आ रही हैं या बाहर के देशों से भी आ रही हैं। तो अब देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खुल गई हैं। क्या हो गई? काफी हद तक खुल गई हैं। सारे लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। अच्छा, अब इस स्थिति में होता यह है कि मान लीजिए एक ऐसी कंपनी जैसे एप्पल है, एप्पल बहुत सारे देशों में काम कर रही है। तो हमारे देश में भी कुछ कंपनी है, टाटा है, टाटा भी बहुत सारे देश में काम कर रही है। एयरटेल है, अफ्रीका में बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल है, भारतीय एयरटेल जो भारतीय कंपनी है। तो इस तरह की जो कंपनीज है ना, उनको क्या होता है, अपना बिजनेस चलाने रहने के लिए अपने जो उनका परिचालन है, जो ऑपरेशंस हैं, वो चलते रहे, इसके लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी उगाहने की। पूंजी उगाना समझते हैं? फंड रेज करने की। भाई आपको काम करना है, बिजनेस चलाना, तो आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। अब क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपने ही देश से पैसा उठाएं। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को बाद में वॉलमार्ट जैसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया जो अमेरिका की कंपनी थी। तो अब क्या हो रहा है कि जब पैसे उठाने की बात आ रही है तो दुनिया भर के किसी भी देश से आप पैसे उठा सकते हो। ठीक, अब यहां पर अगर सारे ही देश अपने अपने जगह पर किस तरह से उनको लेखांकन सूचना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी उसके नियम हैं, जो भी उसका नियंत्रण हो रहा है, वो अलग अलग अगर हो तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरह की कंपनीज में क्या चल रहा है उसको समझना कठिन हो जाएगा। कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तुलनात्मकता खत्म हो जाएगी। यही से हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, समझिए। तो वो तुलनात्मकता खत्म ना हो जाए, आप तुलना कर पाओ, साथ में मैनिपुलेशन ना हो जाए। मैनिपुलेट करना समझते हैं? आपने हो कुछ रहा है, दिखा कुछ और दिया, समझ रहे हैं? अपने यहां पर एक सत्यम कंप्यूटर्स की बात है। सत्यम नाम का एक कंपनी थी जिसमें स्कैम हुआ था। स्कैम समझते हैं? घोटाला हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, जबरदस्ती अपने प्रॉफिट्स को, अपना जो फायदा उसको ज्यादा दिखा रहे थे, और लोगों को क्या लग रहा था, जो लोग निवेश करने वाले थे उनको लग रहा था कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि आप लेखांकन में छेड़खानी करके चीजें जो नहीं है वो भी दिखा सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज है। इसकी वजह से सजा भी हो सकती है, आप समझ रहे हैं? एक होता है, बोला जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। जैसे मैं शर्ट पहना हुआ, कैसे रंग की है? नीले रंग की टाइप की है। ऐसे जो लोग ऑफिस में बैठते हैं नॉर्मली, वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद रंग के। तो सफेद रंग की शर्ट पहन करके जो लोग क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उन लोगों को बोला जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। तो मैनिपुलेट करना एक तरह का व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। इसमें आपको फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन बाकी सजाएं हो सकती हैं। पैसे का जुर्माना तो निश्चित रूप से हो सकता है, बाकी सजाएं भी आपको हो सकती हैं। तो ये सब मत करिएगा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। लेकिन अभी समझिए कि ये सब वैश्विक स्तर पर ना हो पाए, और साथ में जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, कौन से? ऐसे लोग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहते हैं? निवेश करना चाहते हैं। उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और साथ में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, तो उन लोगों का भी क्या हो जाए? कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग समझते हैं कि आज सारे लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, जो भी सूचना दी जा रही है वो विश्वसनीय है, और साथ में हम उसको समझ में भी पा रहे हैं। तो कंपेरेबिलिटी भी चाहिए और साथ साथ में रिलायबिलिटी भी चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें हो जाती है ना, वो कब हो पाएंगी? जब हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जो हमें बता रहा होगा कि पूरे विश्व में अगर आपको इस चीज को बाहर भेजना है या इंटरनेशनल लेवल पर इस चीजों को देखा जा रहा है, तो वो सारी चीजें कैसे बनेंगी,
वो हमें बताता है हमारा IFRS, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। समझ में आ गई बात? तो अब इससे संबंधित जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो सारे नोट्स दे दूंगा, बहुत आसान चीज है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो ना। अभी इंडिया की किसी कंपनी को, जियो है, जियो में पैसा आ रहा है, अभी फेसबुक ने पैसा लगाया, ठीक है, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया जियो में। ऐसे ही ये लोग एक सऊदी अरब की कंपनी है अरामको, वहां से भी पैसे लेकर के आ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, जब जियो अगर भारत की कंपनी है, निश्चित रूप से है, और इसमें फेसबुक और अरामको भी पैसा डालना चाह रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए ना कि सारी चीजें समझ में आए, पहली बात। दूसरी बात है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जियो का इवैल्यूएशन हो पाए, मूल्यांकन हो पाए, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, जब उसके लिए हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि अब हमें किसी इस तरह के सिस्टम की जरूरत है जो पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तरह की चीजों का इवैल्यूएशन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी देखने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो। और इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, अपने देश में एक मंत्रालय है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं इसके? जो मंत्री जी थे, समय बदलता रहता है, आपको वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके जो मंत्री जी हैं वो सुरेश प्रभु साहब हुआ करते हैं। कौन है? सुरेश प्रभु जी। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जो सुरेश प्रभु साहब है ना, वो खुद से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। तो एक हमारे देश में मंत्री हैं जो खुद से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, उन्होंने भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी जो आप पढ़ रहे हो। तो उन्होंने ये जो हमारा मंत्रालय है ये क्या करता है, ये IFRS जो है ना, वो स्टैंडर्ड बता रहा होता है कि आपको कौन कौन सी चीजें लगानी है, लेकिन इसका नाम बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? INDAS, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। तो ये नोटिफाई कौन करता है? ये मंत्रालय करता है, और है सब कुछ IFRS जैसा ही, कोई अंतर नहीं है, समझ है। जो IFRS है प्रैक्टिकल में प्रयोग करने में बस नाम यहां पर अपना अलग हो गया है। और दुनिया भर के लगभग सारे देश हैं जिन्होंने IFRS को मान लिया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या करना है, एक जैसा लाने की कोशिश करनी है। तो इसमें एक लिस्ट दे रखी है किताब में, मैं आप बुक को दिखा देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अच्छा, इससे होने क्या क्या हो रहा था हम लोग देख चुके हैं। दुनिया में एक तरह का हार्मोनाइजेशन भी होता है। क्या होता है हार्मनी? समझते हैं? हार्मनी का मतलब होता है कि जैसे लिव इन हार्मनी विद द नेचर, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के सामंजस्य बना करके, सामंजस्य शब्द होता है इसका, ठीक है। तो सामंजस्य भी बनता है इससे दुनिया भर के आपस के देशों में। अगर भारत और चीन का आज जो हालत खराब हो रही है, अगर हमारा व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा होता ना, तो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। आज चीन की बहुत सारी कंपनीज को ऐसा लग रहा होगा कि अगर भारत से हमारी लड़ाई होगी तो हमारा तो काम, MI है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यार, लोगों को पता ही नहीं है। MI का आता है, Xiaomi है, ठीक है, और मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख रहा हूं क्या, Xiaomi का आई डोंट नो, OnePlus है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, और बाकी अमेरिकन कंपनीज भी हैं जिनका सामान वहां पर असेंबल होकर के आ रहा होता है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो मेन चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जिनका Vivo है, ओप्पो है, ये सारी कंपनीज जो है ना, अपने यहाँ पर मोबाइल पूरा सेक्टर इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। तो इनके जो मालिक होंगे उनको लगता होगा कि अगर भारत से लड़ाई होगी तो इनका बिजनेस खराब होने लगेगा, तो एक तरह से प्रेशर डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लड़ाई ना हो इसकी संभावना बढ़ती है। अभी वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि इससे अगर एक देश के लोगों का दूसरे देश में निवेश है, दूसरे देश के लोगों का इस देश में निवेश है, तो आपस में लड़ाइयां भी कम हो जाती हैं, है ना। तो वो एक अच्छी चीज है, और इस वजह से सारे लोग इसको देख रहे हैं। अब इसमें हमारे जो लिस्ट है, इंडिया में आमतौर पर जो लेखांकन के स्टैंडर्ड्स है वो काफी सिमिलर है, कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस समझते हैं कि दोनों में काफी हद तक एक जैसापन है। किसमें? जो हमारा इंडियन AS है, ये तो एग्जैक्टली IFRS का ही दूसरा नाम समझ लो, लेकिन साथ में जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से लोग लेखांकन कर रहे हैं अपने देश के अंदर, उनमें काफी हद तक एक रूपता है। वो कैसी है मैं आपको टेबल पर दिखाता हूं। चलिए इसको अपनी टेबल में देखते हैं। तो लेखांकन नीतियों तथा क्रियाविधियों को एक रूप बनाने हेतु लगभग सभी देश IFRS, जिसको इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं, लागू करने पर सहमत हो चुके हैं। लेकिन IFRS का जो नाम है ना, वो अभिमुख रूप में हमारे यहाँ पर जब यूज किया था तो मैंने बताया आपको कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं उसको, INDAS। अच्छा, और सार रूप में जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो एग्जैक्टली IFRS के जैसा ही है, वो भी हम लोग बात कर चुके थे। और ये निगमित कार्य मंत्रालय, जैसे मैंने बताया था आपको, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताती है, और इसमें द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, मतलब वो लोग बीच बीच में इसको निकाला करते हैं। और ये लेखांकन मानक तथा वर्तमान लेखांकन मानकों की तुलना में काफी विस्तृत है। तो जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी तुलना में थोड़े ज्यादा
विस्तार से चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन काफी हद तक सिमिलर भी हैं। जैसे ये हमारा इंडिया एएस वाला है जो हम लोग आईएफआरएस की तुलना में देखते हैं, और ये है एएस यानी कि हमारे यहाँ के जो अभी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण जब पहली बात यहाँ पर दिखाई जाएगी तो हमारे यहाँ पर जो वर्तमान चल रहा है उसमें क्या बताया जा रहा है, वित्तीय विवरणों के निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण हेतु लेखांकन नीतियों के ढांचे का प्रकटन। तो जो हेडिंग्स हैं वो अलग अलग है, लगभग बातें दोनों में एक ही जैसी हो रही है, समझ रहे ना दोनों में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये अलग अलग तरह से कौन से नंबर पर कौन सी चीज डाल रखी है और उसमें क्या है। जैसे मान लीजिए उधारियों की लागत है 23 नंबर पर, यहाँ पर 16वें में है ये उधारियों की लागत। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी लगभग चीजें सारी हद तक जो भी हमारे व्यवहार में यूज करते हैं लगभग सारी चीजें एक ही जैसी आ रही होती हैं। कुछ आगे और पीछे हो जाती, जैसे किस चीज को हम लोग को कहां पर रिपोर्ट करना है और साथ में उस चीज में कितने विस्तार में बातें की गई उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन बाकी हद तक काफी हद तक सिमिलैरिटी है। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो नंबर और ये सारी चीजें लिखी हुई ना, इसको लेकर के ना कंफ्यूज होना है ना इसको याद करने की जरूरत है। लेकिन बस आपको क्या समझ लेना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस एक ही चीज है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको हम एएस बोलते हैं उससे काफी सिमिलर है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो थोड़ा विस्तृत है। बस इतना से याद रखना है। बाकी ये नंबर्स का आप समझ लो, इधर ये 8वां है ये 5वां है, ऐसा कुछ मत सोचना, ये सारी चीज याद करने की नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए। बहुत सारे जो पुराने सीए थे उनको भी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि पूरी चीजें बदल गई थी, और वो है जीएसटी की, वस्तु एवं सेवा कर, क्योंकि पहले वो देश में था ही नहीं। तो वो कैसे आया क्या है इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई, कौन सी चीज अच्छी लगी, और बाकी आपको कोई सजेशन है तो बिल्कुल लिखिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।